ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला पार्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। सी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये क्या है? ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आपको बताता है एनी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक मैटर possesses both particle nature as well as wave nature. Particle nature as well as wave nature. See, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मीन्स कोई बॉल है, कार है, कुछ भी। तो उसमें दोनों तरह के नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो अगर हम डिस्कस करें कि कौन से फिनोमिना पार्टिकल नेचर बताते हैं और कौन से फिनोमिना वेव नेचर बताते हैं, तो पार्टिकल नेचर को देखने के लिए आपके पास जो फिनोमिना है वो देखिए। पार्टिकल नेचर के लिए आपके पास फिनोमिना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर बताता है। नंबर 2, आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc², ये भी आपको पार्टिकल नेचर बताता है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी आपको पार्टिकल नेचर बताता है। सिंटिलेशन का मतलब होता है जब किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर या जिंक सल्फाइड पर इल्यूमिनेंस आती है किसी पार्टिकल के टकराने से, इसका नाम है सिंटिलेशन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस तरह से ये फिनोमिना आपको पार्टिकल नेचर बताते हैं। वेव नेचर में आपके पास डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जो आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये फिनोमिना आपको वेव नेचर बताते हैं। बोथ किससे पता चलेंगे? तो बोथ डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा =h/mv अभी हम निकालने वाले हैं, और दूसरा E=hν या E=hc/λ। इससे दोनों पार्टिकल नेचर और वेव नेचर पता लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन था वो क्या था? तो डी ब्रोगली इक्वेशन अगर हम देखें तो लैम्डा =h/mv, ये है डी ब्रोगली इक्वेशन। इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। h है आपका प्लैंक कांस्टेंट और v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और m मास है।
S जो H आपका प्लैंक कांस्टेंट है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड ये होता है। अब अगर हम बात करें तो mb इक्वल टू आपको पता है p होता है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू h ओवर p। p आपका लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अब ये डी ब्रोगली इक्वेशन जो है ये बेसिकली किस तरह की वेव्स के लिए है, तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपकी मैटर वेव के लिए है। मैटर वेव जो होती है हमारे पास, तो दो तरह की वेव होती हैं, मैटर वेव और ईएम वेव। दिस तो ईएम वेव्स मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैटर वेव इसके नाम से ही पता है कि इसको मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन, मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन। यहाँ पर ईएम वेव्स के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड्स, दैट इज ट्रेवल्स इन वैक्यूम। तो दूसरा अपने आप आपको डिफरेंस पता लग गया कि ये वैक्यूम में ट्रेवल्स नहीं करते और ये वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। तीसरा पॉइंट, इनकी स्पीड नॉट इक्वल टू लाइट, नॉट इक्वल टू लाइट, ये है लाइट के बराबर नहीं होती, और इनकी स्पीड इक्वल टू लाइट, इक्वल टू लाइट, ये लाइट के बराबर होती है। अगली बात अगर हम बात करें तो ये फॉलो करते हैं न्यू इक्वल टू वी बाई लेमडा एंड लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम बी डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये फॉलो करते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, क्योंकि सभी की स्पीड लाइट के बराबर है, तो सी बाई लेमडा और ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब दूसरी बात और एक लास्ट पॉइंट कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड नहीं होते मैटर वेव, और ईएम वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड होते हैं, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेट डायरेक्शन, ये ईएम वेव के लिए होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है। अब हम अपने पॉइंट पर वापस आ जाएं कि ये जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वेलोसिटी दी जाए, मोमेंटम दिया जाए। तो हम आगे देखें कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो v इक्वल टू हमें पता चल गया √2ke/m होता है। तो अगर हम इस v की जगह में ये पुट कर दें, तो v की जगह में अगर हम पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू h ओवर √2m काइनेटिक एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी जूल में हो जाएगी। ओके, अब हम इसके आगे बात करें कि अगर हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है तो हमें बोला जाएगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है किसी v पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हम यहाँ पर देखें कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV या QV। E इलेक्ट्रॉन है, Q चार्ज है, कोई और पार्टिकल हो सकता है, उसका चार्ज हो सकता है, और V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेगा तो V वोल्ट होगा, जो भी आपको दिया जाए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम काइनेटिक एनर्जी की जगह में अगर ये रख दें तो लैम्डा इक्वल टू h ओवर √2m EV। तो ये E आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, ये है दिस। अगर वो कोई चार्ज पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन की जगह में तो आप क्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो ईवी। तो इस तरह से 4 फार्मूले हो गए आपसे निकालने के लिए। लास्ट फार्मूला और जिसका जेई में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, कि ज़रूरी नहीं है
कि यहाँ पर अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी वो 3/2 kT होता है किसी भी पार्टिकल के लिए। तो अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल 3/2 kT दिस वन। तो अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी की जगह में 3/2 kT रख दें तो बाकी सब कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन सकता है ये, अगर टेम्परेचर से रिलेशन देखें तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, ये फॉर्मूला बन सकता है λ1/λ2 इक्वल टू √m। ये यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, m है और काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी और m नीचे है, तो λ1 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो m2 T2 बाई m1 T1 दिस टेम्परेचर इन केल्विन और ये मास ऑफ पार्टिकल हैं। सो दीज आर द मास और T1 T2 टेम्परेचर इन केल्विन। ये इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास टेम्परेचर से रिलेटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ वहाँ पता नहीं लगता कि क्या है। तो इस तरह से हमारे पास ये 5 फार्मूले हो गए। एक और हमसे फ्रीक्वेंसी, तो ड्यूअल नेचर के लिए फ्रीक्वेंसी v/λ है, तो v इक्वल टू न्यू बाई लैम्डा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि v की जगह में न्यू बाई लैम्डा हम डाल दें, तो अगर v की जगह में न्यू बाई लैम्डा डाल दें या लैम्डा की जगह में, ये देखिए लैम्डा इधर आ जाएगा v/न्यू, तो लैम्डा की जगह में अगर v/न्यू डाल दें तो न्यू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2ke/h। ये फ्रीक्वेंसी है 2ke/h हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 2ke/h, ये हम यहाँ पे लैम्डा की जगह में न्यू बाई h डाल दें तो फ्रीक्वेंसी अगर डायरेक्ट निकालें तो 2ke/h। इस तरह से ये डी ब्रोगली इक्वेशन से डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो आप इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आप इनको राइट डाउन कर लें। ओके, अब हम देखें ड्यूअल नेचर के डिफरेंट फॉर्मूले। अगर हम देखें ड्यूअल नेचर के, तो डिफरेंट फॉर्मूले में आपने लैम्डा का जो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, उसके बाद नंबर ऑफ वेव्स, एक और क्वेश्चन इस पर, नंबर ऑफ वेव्स इन एनी ऑर्बिट अगर हम देखें तो इक्वल टू सेल नंबर। कभी भी आपसे बोला जाए कि किसी भी ऑर्बिट्स में कितनी वेव बनती हैं या किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितनी वेव बनती हैं, तो सेल नंबर कितना इंटरेस्टिंग है कि उतनी ही सेल नंबर। तो देखो कैसे, अगर हम यहाँ देखें तो इसका किसी भी सेल का सरकमफेरेंस 2πr होता है, ये 2πr है, और एक वेव लेंथ की जो लेंथ है, ये देखिए ये क्रस्ट से क्रस्ट की लेंथ वेव लेंथ है, और ये इस तरह से अगर हम देखें कि कितनी वेव्स बनती हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी के अंदर कितनी वेव्स बन रही हैं। तो इसको हम देख सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स। हम इसको प्रूव करें कि नंबर ऑफ वेव्स किसी भी ऑर्बिट में सेल नंबर के बराबर बनती हैं कि नहीं, वो अभी आपके सामने है। नंबर ऑफ वेव्स 2πr अपॉन लैम्डा, ये नंबर ऑफ वेव्स n मान लेते हैं, तो 2πr अपॉन लैम्डा या 2πr इक्वल टू एल लैम्डा भी लिख सकते हैं। अब चूंकि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/mb होता है, तो हम यहाँ रख देंगे
तो ये बन जाएगा 2 पाई r अपॉन h ओवर mb ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया आपका। तो हम यहाँ से n इक्वल टू, अब ये MVR इक्वल टू क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई h इंटू NH अपॉन 2 पाई, चूँकि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है। तो अब आप देख सकते हैं 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, 10 नंबर ऑफ वेव्स n इक्वल टू सेल नंबर। ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन का आंसर सीधा ही सेल नंबर कर सकते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी या किसकी वेवलेंथ कम होगी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स में, तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा और कम होगी, तो EM स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो EM स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब है। अब अरेंजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम का मीनिंग क्या है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो या किसी का स्पेक्ट्रम हो, तो स्पेक्ट्रम का मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। तो ये EM स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हम EM वेव्स को अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए क्या है EM वेव्स, तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। It is increasing order of wavelength and decreasing order of frequency और एनर्जी। इस तरह से ये जितनी भी वेव्स हैं ये सब EM वेव्स हैं और ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अगर हम विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखें, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट, तो ये विबग्योर, this it is increasing order of wavelength, increasing order of wavelength या decreasing order of frequency। we violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, ये इनका विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है और दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। अब इसमें ड्यूअल नेचर हो गया आपका। अब यहाँ पर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी समझ लें। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये कहते हैं द एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन
and velocity of a moving particle, velocity of a moving particle simultaneously is impossible, simultaneously is impossible। इसका मतलब ये है कि वन टाइम में या तो वेलोसिटी सही होगी, एक्यूरेट होगी, या तो उसकी पोजीशन एक्यूरेट होगी। दोनों का एक्यूरेट या एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल आर ग्रेटर दैन एच ओवर 4 पाई, या डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल आर ग्रेटर दैन एच ओवर 4 पाई। सो ये डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और दिस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, uncertainty in momentum and this uncertainty in velocity, uncertainty in velocity। इस तरह से आपको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आए तो आप इससे कर सकते हैं। ये डेल्टा एक्स है, यहाँ पर डेल्टा एक्स दिस इंटू एम डेल्टा वी, पी की जगह में एम डेल्टा वी हो गया। इस तरह से ये ड्यूअल नेचर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, आप इसको लिख लें। ये हो गया आपका।